हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आज मैंने विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहा हूं। जो आप लोग को 11 के एग्जाम को मैंने देखते हुए इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं। आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। मैंने विस्तृत रूप से एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हुए उसको समझाते हुए आज इस क्लास को मैंने आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, गुडविल कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग को हार्दिक अभिनंदन है। और मैंने एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करते चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुष्पालन के जन्मदाता है, फादर ऑफ बुक कीपिंग इज। तो जब भी हम लोग बुक कीपिंग की बात करते हैं और इसकी फादर की बात करते हैं तो आप लोग को हमने बताया था कि अकाउंटेंसी का जो ओरिजिन इटली में हुआ है और इस अकाउंटेंसी का जो उत्पत्ति किया, जो रूल आया है डेबिट एंड क्रेडिट, वो लाने वाला व्यक्ति फरा लुकास पेसियोली था। ये इसका सही ऑप्शन सी होगा। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करता हूं, पुष्पालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? यानी व्हेन वाज द फर्स्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पब्लिश्ड। तो वही फ्रा लुकास पेसियोली ने पहला बुक जो पब्लिश किया था, और वो फर्स्ट बुक जो पब्लिश किया था वो 1494 ईस्वी में किया था। इसका नहीं सही ऑप्शन आपका बी, ए नंबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, निम्न में से कौन सा चालू दायित्व है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करंट लायबिलिटीज, यानी कौन करंट लायबिलिटीज? तो आप लोग को मैंने बता दे रहा हूँ, करंट लायबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, कैपिटल आपका जो है शेयर होल्डर फंड में आता है। ये आपका करंट एसेट्स है, ये आपका फिक्स एसेट है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका करंट लायबिलिटीज, वो आपका बी नंबर आंसर था। ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करेंगे कि करंट लायबिलिटीज कौन है तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिया हुआ बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स, यानी व्यवसाय अस्तित्व धारणा का अर्थ क्या है? जब हम बिजनेस इंटिटी की बात करते हैं तो आप लोग को बता रहे, ये जो आप लोग को बताए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मैं बताया था कि ये जो प्रिंसिपल आए हैं ये मैन मेड के द्वारा लाया गया। और सबसे पहले गेप था, जनरल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और उसी में से टोटल जो 12 या 13 प्रिंसिपल जो भी हैं, उसमें हर प्रिंसिपल का जो मतलब होता है उसका वर्ड से ही पता चल रहा है। इस प्रिंसिपल बता रहा है कि जो बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, इसके विषय में जो बताता है उसको हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इस लाइन से ही पता चल रहा है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये सेपरेट ये बताता है कि व्यवसाय अलग है, अस्तित्व है। ये चीज समझना है कि ओनर अलग है और उसका बिजनेस अलग है। ये चीज आप नहीं समझेंगे तो आप बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए इसका सही आंसर आपका होगा, ये नंबर होगा, बिजनेस सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, है ना। तो इसका ये आंसर होगा, आप लोग देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चर्चा कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि अंडर द कैश बेसिस अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, यानी लेखांकन की नकदी आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा किया जाता है। तो ऑन पेमेंट भुगतान में किए जाने पर हम लोग करते हैं, भुगतान किए जाने पर, यानी जब भी कैश बेसिस की जब हम बात करते हैं तो ऑन पेमेंट बेसिस होगा। ऑन एक्सपेंसिव बीइंग डू नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, इसलिए ओनली पेमेंट बेसिस होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हाउ मेनी कॉलम ऑफ जनरल है? जनरल में कितने कॉलम होते हैं? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। जनरल में जनरली 5 कॉलम होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात करता हूं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? ये दिया हुआ आपका दिए हुए क्वेश्चंस में पहला इक्वेशन है, एसेट्स प्लस लायबिलिटी बराबर कैपिटल, नो। एसेट्स प्लस कैपिटल बराबर लायबिलिटी, नो। थर्ड आपका है लायबिलिटीज माइनस कैपिटल बराबर एसेट, नो। यानी डी नंबर इसका ऑप्शन होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज बराबर कैपिटल। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में बताए थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जब हम बात करते हैं, एक बैलेंस शीट पे चर्चा करता हूं, तो बैलेंस शीट में हम लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे
तो यहाँ लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स, यहाँ पर अमाउंट लिखते थे। तो जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट्स मेरा ये साइड से, और यहाँ लाइबिलिटीज में मेरा कैपिटल भी है और लाइबिलिटीज है। तो बैलेंस शीट आप जानते होंगे कि दोनों तरफ हमेशा बराबर होता है, जितना एसेट्स होता है उतना लाइबिलिटी होता है। तो जब ये एसेट्स के बराबर कौन हो सकता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो सकता है, ये दोनों मिला के एसेट्स के बराबर होगा। तो इक्वेशन को हमको इक्वल करना है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन इक्वेशन सही है। तो एसेट्स में अगर हम लाइबिलिटी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आएगा। यानी एसेट्स में लाइबिलिटी घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, कैपिटल निकल जाएगा। और ये नंबर जो ऑप्शन आपके दिए एसेट्स प्लस प्लस, क्योंकि अकाउंटिंग में बता रहे हैं कि हम लोग लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कभी फॉर्मूला प्लस नहीं होगा। प्लस करने के लिए एक साइड से जब भी हम लोग अपोजिट साइड आएंगे तो हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस होता है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 नंबर क्वेश्चन है, विच व्हाट इज कैश बुक, रोकड़ पुस्तक क्या है, जर्नल है, लेजर है, वाउचर है या नन ऑफ दिस। जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो ये जनरली ये दोनों है, प्रिंसिपल बुक भी है और प्रॉपर जर्नल्स, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ बोथ होना चाहिए था, क्वेश्चंस में इसका रहना चाहिए था कि व्हाट इज कैश बुक इज। तो अगर हम लोग शॉर्ट की बात करें जनरली तो कैश बुक में लेजर भी आता है, जिसमें हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं, तो कैश अकाउंट का काम करेगा तो इस एज लेजर हम बोल सकते हैं। लेकिन कैश बुक जो होता है कंप्लीट, उसमें बोथ आते हैं, यानी जर्नल भी होता है और लेजर भी होता है, इसलिए कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक और प्रॉपर, इसलिए इसका सही आंसर इसका। अभी हम लोग कैश बुक अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो बी मार सकते हैं लेजर, लेकिन अगर डिटेल फॉर्म में देखें तो बोथ भी आता है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम बात करते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज अप्लीकेबल टू, पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा। इसको डेबिट द आप लोग को बताए थे कि जो बेसिक्स जो अकाउंटिंग का रूल है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो गोल्डन रूल्स जो थे आप लोग को पर्सनल अकाउंट का था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये आपका पर्सनल अकाउंट का रूल था। रियल अकाउंट में अगर आप जाएंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट में हम लोग अगर जाते हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसका सही जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ये होगा। ये जो गोल्डन रूल आया गया वो पर्सनल अकाउंट का है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर बात करते हैं। पहले व्हाट इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, रोजना मच्चे में लेखा नहीं किया जाता है। कौन ऐसा है जिसमें हम लोग जर्नल में लेखा नहीं करते थे, आप लोग को पढ़ाए थे ट्रेड डिस्काउंट का लेखा जर्नल में नहीं होता, इसका अमाउंट हम लोग घटा करके लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, कैशबुक इज क्या है। जब हम कैशबुक की जब हम बात करते हैं कि कैशबुक क्या है, तो कैशबुक का जब हम बात कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, कैशबुक इज ए मेमोरेंडम बुक, प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक और नन ऑफ दिस। तो इसका अगर हम सही आंसर अगर हम लोग बात करें तो कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक, ठीक है। इसमें जर्नल भी आता है और लेजर भी आता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, द क्रेडिट बैलेंस इज पर्सनल अकाउंट इंडिकेट, व्यक्तिगत खाते क्रेडिट साइड को बताता है। जब हम क्रेडिट बैलेंस अगर पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना है, डेबिट साइड में एसेट शो करता है, ऑल एसेट्स, एक्सपेंसेज, ऑल, और जो आपके परचेज हैं पूरे समरी की बात करें तो एक्सेप्टर्स जो होते हैं यानी डेटर्स वो डेबिट बैलेंस होता है, और क्रेडिटर या अकाउंट पेबल जो होते हैं वो क्रेडिट अकाउंट। तो हम लोग डेटर और क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर्सनल अकाउंट में इंडिकेट करने की बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्रेडिट बैलेंस में वो आपका अमाउंट पेबल आ ये। बाकी जो है अमाउंट रिसीवेबल, कैश इन हैंड और बिल रिसीवेबल, ये डेबिट बैलेंस है जो डेबिट शो करता है डेटर अकाउंट्स का, और ये क्रेडिट बैलेंस में पर्सनल अकाउंट में अमाउंट पेबल शो करेगा, यानी इसका आंसर ये आपका 12th होगा। क्वेश्चन नंबर अब 13 पे हम लोग बात कर रहे हैं, व्हेन बैलेंस एज पर कैशबुक इज गिवन द विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी डिडक्टेड, जब रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया गया तो निम्नलिखित में किसको घटाया जाएगा। जब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं तो हम लोग बताए थे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 4 बेस पे बनाते हैं, बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैशबुक ओवरड्राफ्ट एंड बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर जो रूल हमने बताया था कि जो रूल कैशबुक का है वही रूल आपका पासबुक ओवरड्राफ्ट का है, और जो रूल पासबुक का है
वही रूल कैशबुक ओवरड्राफ्ट है। तो जब हम कैशबुक के आधार पर अगर बैलेंस बनाते हैं, तो हमको बताए थे कि जो मेन जो पासबुक होता है वो बैंक में होता है, कस्टमर के पास पासबुक मतलब रहता है, तो जनरली वो कैश बुक है, उसका कितना पैसा आया वो उसका अपना डिटेल होता है, लेकिन मेन जो पूरा डेटा जो कलेक्शन करने का काम होता है वो बैंक में होता है। तो कैशबुक के अगर बैलेंस से बढ़ाएंगे तो बैंक में अगर पैसा बढ़ता है तो आपको भी बढ़ा करके लिख देना, अगर बैंक पैसा घटाता है तो आपको भी घटा करके लिख देना। तो लेकिन अगर हम लोग पूछ रहा है कि किसको डिडक्ट किया जाता है, तो सबसे पहले सवाल ये आया आपका, इसका सही आंसर ये नंबर होगा, बैंक कमीशन चार्ज। अगर बैंक अगर पैसा फाइन लेता है, कुछ काटता है, तो बैंक में ऑटोमेटिक पैसा घट जाएगा, तो आपको भी घटा देना है। बैंक से पैसा कहीं जाता नहीं, लेकिन बैंक पासबुक और कैशबुक से मिलान कर रहा है, दोनों इक्वलिटी लाना, क्योंकि बैंक अगर इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो ऑटोमेटिक बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, डिविडेंड कलेक्शन करेंगे तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, और बाकी अगर बैंक फाइन काटेगा, कोई चार्ज लेगा, तो वैसे सिचुएशन में बैंक में पैसा घट जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, व्हेन बैलेंस एज पर कैशबुक इज गिवन द विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड, तो बैंक कमीशन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड यूजुअली हैव विद डेबिट बैलेंस, इनमें से किस खाता का शेष साधारणतः जमा शेष कहते हैं, किस अकाउंट्स का, हम लोग अकाउंट्स का जो दिया हुआ है इसको हम लोग जमा शेष बोल सकते हैं। इसमें से देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग वुड यूजुअली हैव बीन डेबिट, तो जब हम डेबिट बैलेंस कर देखिए ये सारे जो आइटम दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स, कैपिटल एंड बैंक लोन, ये आपके लायबिलिटी साइड के आइटम है। तो आपका जो डिपॉजिट बैलेंस अगर हम लोग बात करें तो आपका इसका आंसर कैश हो जाएगा, यानी ये डेबिट बैलेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम बात करते हैं, बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू, खातों के शेष को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो जनरली हम लोग ट्रायल बैलेंस में बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं। हमने आप लोग को सीक्वेंस में बताए थे कि पहले जर्नल आता है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में ये तीनों चीज आता है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। तो लेजर का जो बैलेंस होता है उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, चलते हैं, खातों की गणितीय शुद्धता की जांच होती है, अर्थमेटिकल एक्यूरेंसी बुक्स अकाउंट इन वेरीफाइड, तो अगर हम लोग सही अगर बताया जाए तो थ्रो जर्नल में नहीं चेक होता है, थ्रो ट्रायल बैलेंस, लेजर में भी वो चीज नहीं पता करते, अगर मेरा जर्नल और सही लेजर बना नहीं, अगर एक्यूरेंसी की अगर हम लोग चेक करें अमाउंट्स की, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में इसके अमाउंट को हम लोग चेक करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, अंडर डायमेंसिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन गोज ऑन, कर्मागत लागत शेष परिस्थिति का ह्रास की राशि जो लगाया जाता है उसमें किस क्या होता है, जैसे देख रहा है इसका सही आंसर तो डिक्रीजिंग होगा, कांस्टेंट नहीं रहता है, इंक्रीजिंग नहीं होता है, डेप्रिसिएशन का जो इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन से उसका वैल्यू क्योंकि घटते जाता है, क्योंकि हम लोग रिड्यूसिंग अमाउंट पर उसका डेप्रिसिएशन रहता है, इसलिए उसका डिक्रीजिंग होते रहता है, इसलिए इसका सही आंसर आपका ये नंबर होगा। अब क्वेश्चन हम लोग 18 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड, निम्नलिखित में कौन से रिक्त होते हैं, मतलब उसका वैल्यू हमेशा क्या होता रहता है, घटते बढ़ता रहता है। तो इसका जो सही वैल्यू होगा कॉल मैनिंग होगा। ये तो मेरा फिक्स एसेट, ये भी फिक्स एसेट, ये भी फिक्स एसेट, तो डिफ्लेक्टेड कॉल मैनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन हरास लगाया जाता है, तो हमेशा डिप्रिसिएशन जो लगाया जाता है करेंट एसेट पर नहीं, हमेशा फिक्स एसेट पर लगाया जाता है, इसका सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग बात करते हैं, है ना, डिस्कार्डिंग द ओल्ड मशीन ड्यू टू न्यू मशीन इज कॉल्ड, नए आविष्कार के कारण पुरानी संपत्ति को बेकार हो जाना कहलाता है, ऑब्सोलेंस कहलाता है, अप्रचलन के कारण पुरानी मशीन को हम लोग कैंसिल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, हम लोग पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू डायमेंसिंग बैलेंस मेथड डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन, घटते हुए शेष विधि में जो हम लोग डिप्रिसिएशन की गणना करते हैं वो रिटेन ऑन वैल्यू पर लगाते हैं। ये तो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फिक्स मेथड में होता है, ये मार्केट वैल्यू नहीं, एवरेज पर नहीं, जब भी हम लोग डायमेंसिंग मेथड पर डिप्रिसिएशन निकालते हैं वो रिटेन ऑन वैल्यू मेथड से होता है, यानी इसका डी नंबर ऑप्शन होगा 21 का। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर एक है लॉन्चिंग मशीन, कैलकुलेटर, कंट्रोलिंग मशीन, नन ऑफ दिस। तो जब हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर इज ए
एक तरह से हम लोग का कैलकुलेटर की काम करता है, मतलब उसमें सारे हम लोग डिटेल को लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया हुआ है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड, बिल स्वीकार करने वाला व्यक्ति को, जो बिल लिखता है। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो 1881 में जो आया था, उसमें हमने बताए थे कि जो ड्रोवर होता है, जिसका मालिक होता है, जिसका प्रॉपर्टी होता है, उस व्यक्ति को ड्रोवर कहते हैं। और जो बिल को खरीदता है, परचेजर जो होता है, उसको हम लोग ड्रोई एक्सेप्टर बोलते हैं। और जो थर्ड पार्टी के द्वारा दिया जाता है, उसको हम लोग पेई या ड्रोई भी बोला जाता है। तो जो बिल स्वीकार करता है, उसको हम लोग ड्रोई बोलते हैं, यानी इसका आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए तो, हाउ मैनी डेज आर अलाउटेड ग्रेस ऑफ द पेमेंट ऑफ बिल, बिल के भुगतान के लिए कितने दिन रियायत दिया जाता है? तो बताए थे कि 3 डेज का इसमें रियायत मिलता है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में इसका नहीं बी नंबर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इन केस ऑफ सडन होली डेट मैच्योरिटी डेट विल, आकस्मिक छुट्टी हो जाने पर परिपक्वता के तिथि के नेक्स्ट डेट देना। जैसे आज आपका डेट है और कोई अटेंडेंस छुट्टी हो गया, तो वैसे सिचुएशन में जब ओपन होंगे संस्था तब आपको पेमेंट करना है। लेकिन अगर प्री प्लान छुट्टी होगा तो बिफोर डे में करना है। तो अभी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नेक्स्ट डे। ठीक है, सेम डेज नहीं, आफ्टर डे नहीं, प्रीवियस डे नहीं, इसका ऑप्शन क्या होगा? नेक्स्ट डे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर भी बात कर लेते हैं। नन पेमेंट ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी डेट इज कॉल्ड, देय तिथि को बिल का भुगतान ना होना कहलाता क्या? उसको अगर हम लोग नहीं कर सकते हैं तो बिल क्या हो जाएगा? आपका डिजोनर हो जाएगा। कैंसिल नहीं, रेन्युअल नहीं, करेंसी नहीं, वैसे स्थिति में बिल को आपको डिजोनर करके फिर से हम लोग करना पड़ता है। चलते अब क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर बात कर रहे हैं 27 का। ये बिल रिसीवेबल इज प्राय पीपल, प्राय बिल क्या है? तो आप लोग को बताए थे अभी, जैसे अकाउंट पेबल बताए, उसी तरह अकाउंट रिसीवेबल है। ये एसेट साइड का आइटम होता है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो इसमें करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो अकाउंट रिसीवेबल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जनरली एसेट्स ग्रुप का आएगा। तो इसमें हम लोग करंट एसेट्स को रखें। कौन एसेट्स को? करंट एसेट्स। इसका आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट, तो जब हम बात करें 28 नंबर क्वेश्चन, तो जनरली वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सम्मिलित है, इसमें बैलेंस शीट भी सम्मिलित है। तो इसका ट्रायल बैलेंस नहीं, इसका ऑप्शन आने डी नंबर हो जाएगा, यानी बोथ बी एंड सी। फिर हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की जब हम बात करते हैं, 29 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका है कि द एक्सेस ऑफ डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड, व्यापारिक खाते के नाम के अधिक को क्या कहते हैं? अगर हम लोग ट्रेडिंग और फाइनल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अगर अधिक हो गया, तो वैसे सिचुएशन में हमको क्रॉस लॉस निकलेगा ये। क्योंकि आप लोग बनाए थे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये देखे होंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ये जब हम लोग बनाते हैं तो सिंपली हम लोग इधर पार्टिकुलर अमाउंट, इधर मेरा एक्सपेंस होता है, इधर मेरा इनकम होता है। ठीक है, अगर मेरा डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगा तो इधर जो बैलेंस निकलेगा वो ग्रॉस लॉस निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज डज नॉट कंप्रोमाइज, यानी विक्रय वितरण को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा देखिएगा, ये क्वेश्चन में हम लोग अगर बात करें तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए ये सब मेरा एडजस्टमेंट हो जाएगा, गोडाउन रेंट भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपका बैड डेब्ट्स भी आ जाता है, इंश्योरेंस गुड्स भी आ जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। ये ट्रेडिंग का आइटम है, जब हम लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं उस समय करीज इनवर्ट देना पड़ता है, बाकी सेलिंग से रिलेटेड है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर बात कर रहे हैं 31। वेजेज एंड सैलरी इज डेबिटेड, वेजेज एंड सैलरी इज डेबिटेड, अगर वेजेज पहले रहा तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता था, अगर सैलरी सिर्फ रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था। तो हमको ये ध्यान में रखना, जो आइटम जिसका रहेगा उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो अभी आपका ये ट्रेडिंग ओनली ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग यूज करना है, ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी वेजेज एंड सैलरी इज डेबिटेड ट्रेडिंग अकाउंट्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर
31 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन बात कर रहे हैं 32 से लेके 35 तक एक टेबल चार्ट दिया हुआ है, इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन को बनाना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्लियर लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 35 तक जो भी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को इस टेबल के आधार पर हम लोग बना, देखो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है और इसी के आधार पर एक एक क्वेश्चन को जवाब देना है। ठीक है, चलते हैं तो एक एक क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है नेट परचेज निकालना है। तो जनरली हम लोग ध्यान दीजिए टेबल के आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाना है। देखिए परचेज आपका दिया हुआ है 30,000 और आपका जो रिटर्न हमेशा क्रॉसिंग होता है, इस तरह होता है, परचेज के परचेज रिटर्न ये और सेल्स के सेल्स रिटर्न ये। तो हमको परचेज में अगर हम लोग परचेज रिटर्न घटा देंगे तो नेट परचेज निकल जाएगा। तो बताइए 30,000 में अगर हम लोग 1,000 घटा देंगे तो नेट परचेज का जो आंसर होगा वो आपका 29 होगा, यानी सही ऑप्शन इसका ये नंबर होगा। इसको मिस्टेक नहीं करना, इसमें नहीं घटा देना। परचेज रिटर्न हमेशा ऑपोजिट साइड, यानी डेबिट साइड में आपका एसेट्स, एक्सपेंसेस, परचेज और सेल्स रिटर्न मिलेंगे। एसेट का उल्टा लाइबिलिटीज, एक्सपेंस का उल्टा इनकम और परचेज का अपोजिट सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का उल्टा परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड। तो 30 में अगर हम लोग 1,000 माइनस कर देंगे तो 29,000 हो जाएगा। उसी प्रकार नेट सेल की बात करते हैं, तो नेट सेल भी देख लीजिए 50,000 में अगर 3,000 माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 47 है। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से 34 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करना है। देखिए दिया हुआ है कि इफ क्लोजिंग स्टॉक अगर 18,000 देन ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर आप 18,000 दे दिया तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए छोटा सा क्वेश्चन बना करके निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से देखिए ओपनिंग स्टॉक आपका दे दिया है 10,000, ठीक है। परचेज में परचेज रिटर्न अगर हम लोग हटा दिए तो नेट परचेज मेरा 29,000 हो गया, ठीक। और इसके अंदर में हम लोग डायरेक्ट जो एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस देखिए ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस आपका 3,000, ये प्लस कर देना है डेबिट, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ठीक है। अब क्रेडिट साइड जब हम जाएंगे तो क्रेडिट साइड में मेरा सेल्स में सेल्स रिटर्न घटाएंगे तो 47,000 हो जाएगा, ठीक है। और जब बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका 18,000 दिया रहे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। तो अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं 8 7 15 4 और 1 5 65,000 हो गया। और अगर इधर हम लोग ऐड करते हैं डेबिट में 9 3 12 और 2 और 1 3 42,000 आए। अगर 42,000 घटा देंगे 5 में 2 3 6 में 4 2 यानी 23,000 आएगा, यानी इसका सही आंसर अगर ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसका बी नंबर होगा 23,000, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका 18,000 दिया रहेगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए दिया हुआ 35 नंबर क्वेश्चन, प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी शो। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग शो ट्रेडिंग नहीं, पीएल नहीं, इसको हम लोग शो बैलेंस शीट में करते हैं, ठीक है। यानी इसको हम लोग जब भी शो करेंगे तो बैलेंस शीट में शो करते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए उसको हम लोग हमेशा बैलेंस शीट में शो करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी इसका सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बैलेंस शीट में आ जाएगा, इसमें ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट में आएगा। अब 37 नंबर जो क्वेश्चन है इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, 36 पर क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ। अब इसको हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो दिया हुआ है वो दिया, इनमें से कौन सा कंप्यूटर दिमाग कहलाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइड टू बी ब्रेन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर इसका हम लोग बात करें तो सीपीयू आ जाएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 36 हो गया। अब बचा है 2-3 कंप्यूटर का क्वेश्चन है 37 को, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो हार्डवेयर में विच ऑफ द फॉलोइंग, हार्डवेयर जब की बात करते हैं तो ये प्रिंटर आ जाएगा हार्डवेयर में, बाकी सब सॉफ्टवेयर है। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज यूज ऑफ बिजनेस ऑपरेटर, व्यवसायिक कार्यों के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, बेसिक्स, कॉबल, फॉर्टेन या नन ऑफ दिस। जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग बेसिक चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो दिया हुआ है कि द सॉफ्टवेयर दैट कीप्स रिकॉर्ड ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग गुड्स
इन द स्टोरेज, गोदाम में आने जाने वाले सभी माल का रिकॉर्ड रखने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कंट्रोल, अकाउंट्स पेबल, पैरोल कंट्रोलिंग या अकाउंट्स रिसीवेबल। तो वो सारे इन्वेंट्री में आ जाएंगे, यानी इसका सही आंसर आपका 39 होगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है, कर्मचारियों की मजदूरी वेतन प्रपत्र शुद्धता और शीघ्रता तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? दी सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग वेजेज सैलरी शुड भी, अगर हम लोग जल्दी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जनरली पैरोल अकाउंटिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आज हम लोग अकाउंटेंसी के क्लास 11 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर 14 क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा किए हैं। ये आप लोग को इसी प्रकार से हम लोग 1 बाय 1 करके हर चैप्टर पर आप लोग को एग्जाम को 11 को देखते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे और समझाते हुए आप लोग को सॉल्व करके बताएंगे। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि हर विद्यार्थी को इससे फायदा उठा सके। धन्यवाद।